सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन दिस न्यू वीडियो। और अपने सुपरफास्ट रिवीजन की सीरीज में बायोलॉजी का आज ये अंतिम चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह चैप्टर के वेटेज के बारे में पता होना चाहिए और ये चैप्टर 4 मार्क्स का है और 4 मार्क्स में 2 क्वेश्चन विल बी देयर एंड 1 क्वेश्चन हैविंग 3 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन हैविंग 1 मार्क्स। ऑलराइट, और इसमें एक 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा जो कि नॉलेज बेस्ड होगा और एक क्वेश्चन होगा एमसीक्यू जो कि स्किल बेस्ड होगा। तो ओवरऑल ये चैप्टर बहुत इजी है एंड दिस 1 मार्क्स कैन क्रिएट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है जो कि थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बट मुझे विश्वास है कि ये भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर लास्ट ईयर जो कोरोना की वजह से सिलेबस को डिडक्ट कर दिया गया था उसमें ये चैप्टर आया था और लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन ये हैं। ऑलराइट, और इस चैप्टर को यदि हम बात करेंगे तो हम दो पार्ट के अंदर इस चैप्टर को पढ़ेंगे। पहले पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे हेरिडिटी और ये वीडियो स्पेशली हेरिडिटी का रहेगा। ऑलराइट, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे इवोल्यूशंस। सो लास्ट ईयर आए क्वेश्चनों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था, ओवरऑल 7 मार्क का ये चैप्टर था और ये इन्होंने हेरिडिटी और इवोल्यूशन दोनों से मिक्स करके ये 7 मार्क्स दिए हैं। तो इस साल के लिए थोड़ा बहुत चैलेंजिंग बोल सकता हूँ कि कहाँ से पढ़े, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे और वहीं से छप जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो लास्ट ईयर का एक 2 मार्क का क्वेश्चन आया था कि इसमें पूछा गया था कि रोल ऑफ फॉसिल इन प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। फॉसिल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? फॉसिल्स जो डेड रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स जो हजारों साल पहले ज्योग्राफिकल चेंज होने की वजह से प्लांट और एनिमल्स दे ब्यूड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, जो कि हजारों लाखों साल पहले ज्योग्राफिकल चेंज होने की वजह से एनिमल्स प्लांट वो सारे के सारे डेड हो गए थे और वो धरती में दब गए थे। आज फॉसिल्स डिपार्टमेंट में स्टडी करने वाले साइंटिस्ट उनके फॉसिल्स, उनके बॉडी के पार्ट्स को आज वो खोजते हैं, तो वो पता करते हैं कि ये जो बॉडी थी, ये जो बोन थी, इतने हजार साल पहले की थी, इस जानवर की थी। तो आज ये जानवर यदि अर्थ पे है तो उस जानवर को मरे हुए कितने साल हो गए, या वो जानवर इस अर्थ पे कितने साल पहले एग्जिस्ट कर रहा था। तो एक प्रकार का रिलेशन बता देते। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और ये कार्बन डेटिंग एक मेथड है जिससे वो एज पता कर लेते हैं। उस टाइम की बोन के अंदर जो कार्बन एटम है उसका मास और आज जो बोन प्रेजेंट है उसमें कार्बन के एटम का मास, वहां से वो फाइंड कर लेते हैं। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन आया था इस साल, यहाँ से आने की कोई संभावना नहीं है। आपको नहीं पूछेगा कि रोल क्या था फॉसिल फ्यूल का इन प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, तो यहाँ से आने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, ये 2 मार्क्स का पूछा गया था। ऑलराइट, और इसके बाद में इस चैप्टर में पूछा गया था और मेरे हिसाब से ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था और ये 2 मार्क्स का था। इसमें पूछा गया था डायग्राम पूछा गया स्टूडेंट्स। एक ऐसे चैप्टर से डायग्राम पूछ लिया जहां से कोई उम्मीद नहीं कर सकता। और आगे हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन के अंदर होमोलॉगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन। तो 2022 के एग्जाम के अंदर होमोलॉगस ऑर्गन के अंदर उन्होंने पूछा फ्रॉग और लिजार्ड के ऑर्गन के बारे में। फ्रॉग और लिजार्ड के होमोलॉगस ऑर्गन का डायग्राम बनाइए, और ये पूछा था 1 + 1 2 मार्क्स का, लिजार्ड का 1 मार्क्स का और फ्रॉग का 1 मार्क्स का। तो इस साल आने की ऐसी कोई संभावना नहीं है। एनालॉगस और होमोलॉगस पर डिफरेंट पूछ सकता है, लेकिन यहां से इनके डायग्राम के बारे में पूछेगा, नॉट पॉसिबल। ऑलराइट, और एक डायग्राम और पूछा था, एक क्वेश्चन और आया था जो कि था और के अंदर अल्टरनेट दिया गया था, वो 3 मार्क्स का था। उसमें पूछा था कि जो आप प्लेनेरिया का डायग्राम बनाइए। प्लेनेरिया जो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था, प्लेनेरिया के अंदर रीजनरेशन से रिप्रोडक्शन होता है। उसके बॉडी के पार्ट को काट दिया गया या एक्सीडेंटली बॉडी का पार्ट कट गया, तो जितने पार्ट बनेंगे उतना ही नया इंडिविजुअल बन जाएगा। तो ये प्लेनेरिया के बारे में पूछा था कि प्लेनेरिया का डायग्राम बनाते हुए एक्सप्लेन करिए इंपॉर्टेंस ऑफ फॉसिल इन इवोल्यूटरी रिलेशनशिप। तो स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूंगा आपको, और ये बताया जाता है कि जो प्लेनेरिया की जो आई है, आंख है, प्लेनेरिया की जो आंख है, प्लेनेरिया लाइक दैट ऐसा ही होता है। प्लेनेरिया की जो आंख है, ठीक है, ये रियल में आंख नहीं होती। ये छोटे छोटे यहाँ पे 2 पॉइंट होते हैं, ये खाली सेंस करते हैं। तो बताया ये जाता है कि अपनी जो आंखें ह्यूमन आई का जो इवोल्यूशन है वो प्लेनेरिया की आंख से हुआ है, ऐसा बताया जाता है। खुद को दिखता नहीं है, दिखता है बट सेंस करता है, अपनी तरह उनकी आंखें नहीं खुलती है। तो ये बताया जाता है कि ह्यूमन बीइंग की जो आंखें हैं वो प्लेनेरिया की आंखों से इवॉल्व हुई है। ऑलराइट, तो इनके बारे में पूछा था कि इनके फॉसिल्स का इवोल्यूटरी रिलेशनशिप का महत्व क्या है।
तो इस साल यहाँ आने की कोई संभावना नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। और के अंदर पूछा गया था आपको, ये मेरा बेहतरीन क्वेश्चन है और अभी भी मैं बोलूँगा कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, इसमें मेंडल साहब के हम हेरिडिटी के रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो साहब ने 3 रूल दिए थे और 3 रूल में पहले रूल के बारे में उन्होंने पूछ लिया था और इन्होंने पूछा था कि आपको कॉन्ट्रासेप्टिंग ट्रेट्स है ना, कॉन्ट्रासेप्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट के, उनमें आपको किसी एक वन पेयर के बारे में बताना है, वन पेयर के बारे में बताना और उसको समझाना है लाइन डायग्राम से, लाइन डायग्राम से। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से डिफरेंट टाइप का एक और क्वेश्चन बन सकता है जो कि हम यहाँ बोर्ड पे एक्सप्लेन करेंगे। और स्टूडेंट्स कई बार आपको देखने को मिल जाएगा कि जो मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट थे जिन्होंने पी प्लांट पे स्टडी की थी, पी प्लांट ओके पाइसन स्टाइवम, और उन्होंने स्टडी की थी गार्डन पी प्लांट के ऊपर स्टडी की थी और ऑलमोस्ट उन्होंने 35 इयर्स तक इस हेरिडिटी ऑफ पी प्लांट के बारे में स्टडी की और डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिंग कैरेक्टर के बारे में पढ़ा। लेकिन अपने एनसीईआरटी के अंदर खाली 7 कॉन्ट्रासेप्टिंग कैरेक्टर के बारे में दिया गया है। तो जनरली जो एग्जाम में पूछते 3-4 के बारे में पूछते, उनके बारे में हम यहाँ जानकारी लेंगे। तो कई बार आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देगा और आपको पूछेगा कि पैनेट स्क्वायर के द्वारा आप कोई भी वन पेयर ले लेना, कोई भी ट्रेट या कैरेक्टर ले लेना, जैसे हाइट है, हाइट, तो इसको हम 2 तरीके से शो कर सकते हैं, एक तो लाइन डायग्राम से, एक लाइन डायग्राम से लाइक दैट। जैसे ये टॉल प्लांट है, ओके, टॉल प्लांट को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और ये क्या है, ड्वार्फ प्लांट है। तो ये लाइन है, ठीक, ये सेपरेट होंगे, ये क्या है, लाइन डायग्राम है, ये लाइन डायग्राम। और कई बार एग्जाम में पूछ लेता है पैनेट स्क्वायर में आपको इस प्रकार का क्या बनाना पड़ेगा, स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ऑलराइट, ये टॉल प्लांट है और इधर ये टॉल प्लांट है, तो इनका आपस में क्रॉस, ओके, इनका आपस में क्रॉस, इनका आपस में क्रॉस और इनका आपस में क्रॉस। ये पैनेट क्या है, पैनेट स्क्वायर है और ये लाइन डायग्राम है। तो इनमें से आपको पूछ सकता है, जनरली ये पूछता है लाइन डायग्राम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आते हैं चैप्टर के टॉपिक के बारे में जो भी लास्ट ईयर आ गया है एग्जाम के अंदर। तो उनसे कोई भी क्वेश्चन आने की कोई संभावना नहीं है, तो उन पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये जो मैं बात कर रहा हूँ मेंडल साहब के जो एक्सपेरिमेंट है पी प्लांट के ऊपर 3 रूल दिए गए थे, वहां से आ सकता है, ठीक है। और ये पहला रूल है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, तो यहाँ पे आ सकता है। ऑलराइट, वो लैंग्वेज चेंज करके आपसे पूछ सकता है। ऑलराइट, आते हैं इस चैप्टर के टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक में सबसे पहले दे रखा है कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। So students, earlier video we had discussed about type of reproduction. In reproduction there are 2 type of reproduction, sexual and asexual. So हमने बात की थी कि जो sexual reproduction है उनमें वेरिएशन की संभावना ज्यादा होती है, वेरिएशन की संभावना ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल, दोनों का डीएनए अलग अलग होता है और दोनों के पास जो जेनेटिक मटेरियल है बोल सकते हैं वो दोनों का डिफरेंट होता है। जब डीएनए आई मीन उनका सेक्सुअल लाइक स्पर्म और एग जब मिलते हैं, फ्यूज होते हैं, तो जाइगोट बनता है और जाइगोट के पास उन दोनों की डिफरेंट जानकारी आ गई। तो ये जो जाइगोट बना है वो इन दोनों पेरेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक है उनसे काफी डिफरेंट बनेगा। ऑलराइट, तो हम बोल सकते हैं हम अपने पेरेंट्स जैसे एकदम अपने पेरेंट्स जैसे नहीं दिखते, कुछ चीजें हैं जो सिमिलर है और कुछ चीजें हैं जो डिफरेंट है। तो इमेजिन कर सकते हो कि अपनी 10,000 जनरेशन बाद होने वाला जो वेरिएशन एक्यूमुलेट होगा तो उसके बाद बनने वाली स्पीसीज वो कैसी होगी। तो हम जो आज मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है वो पता नहीं पीछे मिलियन ईयर एगो पता नहीं कितने सारे वेरिएशन एक्यूमुलेट हुए और आज हम मॉडर्न ह्यूमन बीइंग बने हैं। ऑलराइट, तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। तो यस, सेक्सुअल या फिर रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन वेरिएशन टेक्स प्लेस, ओके, वेरिएशन टेक्स प्लेस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑलराइट, एसेक्सुअल में भी हो सकता है लेकिन बहुत ही रेयर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और इसके बाद में हम बात करते हैं चैप्टर के नाम की, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे खाली हेरिडिटी की। तो स्टूडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी? व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी? What do you mean by heredity? What do you mean by heredity, students?
स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो मेल और फीमेल के पास ट्रेट होते हैं, आई मीन मदर और फादर के पास जो ट्रेट होते हैं वो उनके ऑफस्प्रिंग से आए हुए होते हैं उनके पास, ऑलराइट। उनके ऑफस्प्रिंग जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स है उनसे आए हुए होते हैं। और जब ड्यूरिंग इंटरकोर्स व्हेन जाइगोट इज फॉर्म्ड, तो उनकी जो जानकारी है, जो उनके पास जेनेटिक मटेरियल है, वो ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनेगा। और जाइगोट के अंदर जो पीछे की जनरेशन है, मदर के फादर मदर, अपने फादर के फादर मदर, उनकी पूरी की पूरी डीएनए की जानकारी उस जाइगोट के अंदर है, ऑलराइट। तो ये जो ट्रेट होते हैं ना, ट्रेट के बार हम बोलते हैं ना, कोई आदमी अपने को देख के बोलता है आप तो अपने पापा जैसे दिखते हो, अपने पापा जैसे दिखते हो, इसका मतलब पापा का ट्रेट मेरे अंदर है, मेरे पेरेंट्स के ट्रेट मेरे अंदर है। तो यहां से एक टर्म्स निकल के आता है, यू कैन से लाइक दैट ट्रेट का ट्रांसफर होता है कहां से, ट्रांसफर ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स अपने मदर और अपने मदर फादर, इनसे ट्रेट क्या हुए, ट्रांसफर हुए, किसके अंदर, ऑफस्प्रिंग के अंदर। और यहां से ही बन जाता है एक टर्म्स दैट इज हेरिडिटी। सो ट्रांसफर ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज काउंट इन हेरिडिटी या नॉन एज हेरिडिटी। गॉट इट स्टूडेंट्स? सीधा सा है, कई बार पूछ सकता है 1 मार्क्स का, लेकिन यहाँ 1 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं है, 1 मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा और वो थोड़ा स्किल बेस्ड आएगा, और मैं बता दूंगा आपको किस प्रकार से वो पूछेगा। तो ये नॉर्मल डेफिनेशन है हेरिडिटी की, जो कि चैप्टर का नाम है अपना। इसके अंदर क्या होता है, जो ट्रेट होते हैं, ट्रेट वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। और यहां से एक बन गया इनके लिए एक टेक्निकल टर्म दैट इज हेरिडिटी। और हेरिडिटी की जो स्टडी की जाती है वो की जाती है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स, ऑलराइट। सो फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में बात करें तो मेंडल साहब है, फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में बात करें तो मेंडल साहब है। और मेंडल साहब ने जो स्टडी की थी, ट्रेट की जो ट्रांसफर की, वो की थी पी प्लांट के ऊपर। किसके ऊपर स्टूडेंट्स? पी प्लांट के ऊपर, ह्यूमन बीइंग के ऊपर नहीं। पहले ये प्लांट की स्टडी की गई, बाद में कुछ सालों बाद हेरिडिटी को रिलेट कर दिया गया ह्यूमन बीइंग से, ऑलराइट। ह्यूमन बीइंग की हेरिडिटी या ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये बाद में स्टडी किया गया था। पहले जो हेरिडिटी का स्टडी किया गया था या जेनेटिक्स में स्टडी किया गया था वो था प्लांट के बारे में, और प्लांट था अपना पी प्लांट। तो मैं बोल सकता हूं कि मेंडल साहब, जिनको हम बोल सकते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, और उन्होंने सबसे पहले पी प्लांट के ऊपर स्टडी की थी। और वो एक क्या बोल सकता हूं मैं, प्रिस्ट, जैसे अपने मंदिरों में प्रिस्ट होते वैसे वो चर्च के अंदर काम करते थे, ओके। और वहाँ उन्होंने अपनी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में काफ़ी सारी बुकें पब्लिश की। और कुछ सालों बाद जब और साइंटिस्ट आए और उन्होंने स्टडी की जेनेटिक्स के बारे में, तो उन्होंने पाया कि सारे की सारी जानकारी सेम मैच करती है जो जानकारी मेंडल साहब देके गए थे। इसलिए मेंडल साहब को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ऑलराइट। तो पी प्लांट, और ये पी प्लांट कौन सा स्टूडेंट? गार्डन पी प्लांट। तो कई बार पूछ लेता है मेंडल साहब ने स्टडी की थी ऑन विच प्लांट, तो आपको बोल देगा, सीधा बोल देगा पी प्लांट, एक आएगा गार्डन पी प्लांट, तो आपको क्लिक करना है गार्डन पी प्लांट के ऊपर। तो क्वेश्चन यहां से भी ये बन सकता है कि मेंडल साहब ने पी प्लांट को सिलेक्ट क्यों किया? तो स्टूडेंट्स कई बार पूछ लेता है, लेकिन यहाँ पे स्किल बेस्ड है तो शायद ये नॉर्मल सा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी अपने को जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले इनका जो लाइफ टाइम है बहुत छोटा होता है, और कम टाइम के अंदर हम इसकी बहुत सारी स्पीसीज के बारे में पता कर सकते हैं। और इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है, और क्रॉस पॉलिनेशन भी हम करवा सकते हैं, और इनका मेंटेन करना, उनको हैंडल करना ये इजी होता है। तो दीज आर द रीजन, दैट्स व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हेरिडिटी, ऑलराइट स्टूडेंट्स। और इसके बाद में हम बात करते हैं जेनेटिक्स की, ओके। और ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है, तो सबसे पहले जो हेरिडिटी की स्टडी हुई थी वो किसके ऊपर? प्लांट के ऊपर। और प्लांट की स्टडी करने के बाद में फिर ह्यूमन बीइंग के ऊपर स्टडी की, ऑलराइट स्टूडेंट्स। तो ये थी हेरिडिटी शब्द की जानकारी।
कई बार वैसे 1 मार्क्स का पूछ लेता है, लेकिन इस चैप्टर में अपने यहाँ वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन नहीं है, तो इसके आने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी चैप्टर की टर्मिनोलॉजी है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। इसमें अपने कुछ टेक्निकल टर्म्स देखने को मिलेंगे। हेरिडिटी के बारे में हमने बात कर ली, और इसके बाद में आपको सुनने को मिलेगा ट्रेट के बारे में। क्या ट्रेट? तो कई बार पूछ लेता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेड ट्रेट एंड एक्वायर्ड ट्रेट। तो ये कई बार एग्जाम में पीछे भी आया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट है। ट्रेट या बोल सकता हूं मैं कैरेक्टरिस्टिक। स्टूडेंट्स, इनहेरिटेड ट्रेट और एक्वायर्ड ट्रेट। इनहेरिटेड ट्रेट और एक्वा ट्रेट, ये अपना रिवीजन चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सुपर फास्ट पढ़ा रहा हूँ। ऑलराइट, लेकिन दिस इज नॉट माय वे टू टीच इन द क्लास। ओके, क्लास में बहुत डिटेल से होता है। ये अपना एग्जाम का टाइम है। आप लोगों ने अपने स्कूल से, अपने टीचर से सारी चीजें पढ़ी हुई है, खाली आपको इस चैप्टर से दोबारा कनेक्ट करने के लिए ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। ऑलराइट, तो इनहेरिटेड ट्रेट वे ट्रेट होते हैं जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं, जैसे हाइट हो गया, कलर ऑफ आई हो गया, स्किन कलर हो गया। ऑलराइट, वो ट्रेट जो अपने को पेरेंट से मिले हैं, पेरेंट से अपने अंदर आए हैं, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग, या फिर आप बोल सकते हो प्रोजेनी। करेक्ट स्टूडेंट्स, वे ट्रेट जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होते हैं। ऑलराइट, जेनेटिक ट्रेट, कई बार हम बात करते हैं तो बोल देते हैं ना, ये चीज तो मेरी जेनेटिक्स है। इसका मतलब मेरे अंदर जो ये ट्रेट है, ये मुझे मेरे पेरेंट्स से मिला है, मेरे पेरेंट्स से मिला है। तो इनहेरिटेड ट्रेट ये ट्रांसफर होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन टू सेकंड जनरेशन टू थर्ड जनरेशन। ओके, और इसके साथ आता है एक्वायर ट्रेट। ये जो ट्रेट होते हैं इनको एक्वायर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत अच्छे डांसर हो, आप बहुत अच्छे क्रिकेटर हो, आप बहुत अच्छे सिंगर हो, आप बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर हो, ये सारे के सारे ट्रेट आपने प्रैक्टिस करके और आपने बहुत अच्छी स्किल अपनी क्या डेवलप कर रखी है। तो ये जो ट्रेट है ना, ये इनहेरिट नहीं होते। जरूरी नहीं है डांसर का बेटा डांसर ही बने, जरूरी नहीं है क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर ही बने, या उनके पेरेंट्स के पास जो स्किल है क्रिकेट की वो उसके पेरेंट्स में आ जाए। ऑलराइट, सचिन तेंदुलकर द गॉड ऑफ क्रिकेट, जरूरी नहीं है कि उनका बेटा भी गॉड ऑफ क्रिकेट बने। ऑलराइट, तो ये जो ट्रेट होते हैं ना, जो कि अपने को प्रैक्टिस करके एक्वायर किया जाता है। गॉट इट स्टूडेंट? सिंगर होता है, जरूरी नहीं है कि उसकी होने वाली ऑफस्प्रिंग सिंगर ही बने। तो दीज ऑल आर ट्रेट्स विच एक्वायर्ड बाय प्रैक्टिस, लाइक स्किल का डेवलप करना। जरूरी नहीं है कि एक आदमी साइंटिस्ट है, उसका बेटा भी साइंटिस्ट नहीं, उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की थी, अपनी स्किल को डेवलप किया था, तो ये ट्रेट ट्रांसफर नहीं होते। गॉट इट? यदि ऐसा होता है तो शायद मुझे नहीं लगता जो इंसान जॉब में नहीं है, जिनके पास ये टैलेंट नहीं है, वो तो कभी नहीं कर पाते। ऑलराइट, तो याद रखना, एक्वायर्ड ट्रेट जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। ऑलराइट, और ये ट्रेट जो कि ट्रांसफर नहीं होते हैं, एक्वायर होते हैं। वी कैन एक्वायर देम बाय प्रैक्टिस। ऑलराइट, तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन ये स्किल बेस्ड बोल रहा है बार बार, तो मुझे लग रहा है यहाँ से भी नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी टर्मिनोलॉजी है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और आगे बात करें तो मेंडल साहब ने कुछ रूल दिए थे, या लॉज के बारे में बात करूं तो रूल्स ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। मेंडल साहब ने रूल ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, जो ट्रेट होते हैं ना, वो ट्रेट इनहेरिट कैसे होते हैं, इनके बारे में सर ने 3 नियम दिए थे। तो मैं बोल सकता हूं इनको 3 नियम को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे कुछ और टेक्निकल टर्म्स की। एक शब्द आएगा आपके सामने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और एक शब्द आएगा आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस। ओके, मोनो का मतलब हमने कई बार जिक्र किया है, मोनो मतलब मीन्स मोनो का मतलब होता है सिंगल, और एक शब्द आएगा आपको डाइहाइब्रिड, और डाई का मतलब होता है 2। एक ऐसा ब्रीडिंग जिसके अंदर मेंडल साहब ने खाली एक ही ट्रेट के ऊपर स्टडी की थी, और उनको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ऑलराइट, मोनोहाइब्रिड के अंदर खाली एक ट्रेट होगा, एक ही ट्रेट को ध्यान में रख के क्रॉस
या ब्रीडिंग करवाई जाएगी या क्रॉस करवाया जाएगा। और आपको सुनने को मिलेगा डाई हाइब्रिड, इसके अंदर 2 ट्रेट को ध्यान में रख के क्रॉस करवाया जाएगा। ऑलराइट, और इसके बाद में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे ट्राई हाइब्रिड, उसके अंदर 3 ट्रेट को लेकर क्रॉस करवाया जाएगा। तो अपने यहाँ स्लैब्स के अंदर मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड पे 2 अपने लॉ बेस्ड है, ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो दिस बोथ आर बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्योंकि इसके अंदर खाली एक सिंगल ट्रेट को ध्यान में रख के उन्होंने क्रॉस करवाया था। और सबसे बड़ी खासियत बात मेंडल साहब की है कि उन्होंने एक ही टाइम के अंदर जिस ट्रेट को उनको स्टडी करना ना उसी पे कंसंट्रेशन किया था। ऐसा नहीं कि जितने भी ट्रेट होते हैं एक पी प्लांट के अंदर उनकी स्टडी एक साथ कर ली, नहीं। मेंडल साहब की सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण कि उन्होंने एक टाइम के अंदर एक ही ट्रेट पे स्टडी की थी, एक ही ट्रेट पे स्टडी की और बाकी ट्रेट को उन्होंने इग्नोर कर दिया था। तो सर ने फाइनली ये बता दिया था कि ये 3 रूल निकल के आए हैं। जो मैंने यदि सिंगल ट्रेट लिया है तो इसको मैं बोल सकता हूँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यदि 2 ट्रेट लिए तो डाई हाइब्रिड क्रॉस, यदि 3 ट्रेट लिए ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अपने यहाँ डाई है और डाई पे एक नियम आता है अपना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। तो ये थोड़ा सा लेंदी है, काफी बड़ा है, तो मैंने आज तक देखा नहीं कोई एग्जाम में इसके बारे में पूछा है, लेकिन इन दोनों से आपको पूछ सकता है। सिंगल ट्रेट दे देगा लाइक और एक बात स्टूडेंट्स, और ये जो क्वेश्चन बनाते हैं ना, आपको मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन लैंग्वेज बदल के आ सकता है, तो उसमें आपको स्किल बेस्ड पूछ लेगा कि मेंडल साहब ने एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट लिया, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया, क्रॉस कराने के बाद जो अफन मिली उसका जीनोटाइप और उसका फिनोटाइप बताइए, और जो अफन मिली उसके अंदर सेल्फ क्रॉस करवाया, उसके बाद में जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या मिला एक्सप्लेन करके बताइए, और एक्सप्लेन करिए लाइन डायग्राम के द्वारा। तो यहाँ से एक स्किल बेस्ड है, और परसेंटेज के फॉर्म में भी पूछ लेगा कि कितने % प्लांट आपके ड्वार्फ बने और कितने % प्लांट टॉल बने, या ऐसे भी पूछेगा कितने % प्लांट प्योर थे, कितने % प्लांट इम्प्योर थे। तो आपका जो रेशो आएगा जीनोटाइप का फिनोटाइप का, उसको आप परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि इस साल हेरिडिटी यहाँ से दोबारा लैंग्वेज बदल के एक क्वेश्चन आ जाएगा। आई मीन मेंडल साहब के जो लो है इनहेरिटेंस के, वहां से ये पूछेगा। तो स्टूडेंट्स मैं बात करूँ मोनोहाइब्रिड, और वन मोर थिंग, मेंडल साहब ने ऑलमोस्ट 35 जो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर है पी प्लांट के, उनके बारे में स्टडी की थी, लेकिन अपने एनसीईआरटी के अंदर खाली 7 है, खाली 7 है कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। लाइक प्लांट की हाइट, प्लांट की हाइट, कलर ऑफ फ्लावर, साइज ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड। तो जनरली यहाँ से पूछ लेता है, बस यही से पूछ लेता है, मोस्टली यहाँ से पूछेगा। हाइट वाला देखिए कि एक टॉल प्लांट है और एक ड्वार्फ प्लांट है, उन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया गया, तो बताइए उसके अफन और अप्टोपीडी के अंदर या उसकी जनरेशन के अंदर उसका जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशो क्या है। ऑलराइट, और कलर के बारे में बात करूं तो स्टूडेंट्स मैं या ट्रेट के बारे में बात करूं ना, एक ट्रेट 2 फॉर्म होती है, एक ट्रेट की 2 फॉर्म होती है। मैं बात करूं टॉल क्या है, एक प्लांट का ट्रेट है, तो टॉल में 2 फॉर्म आती है, या तो टॉल बोले तो हाइट एक ट्रेट है, और इस ट्रेट की 2 फॉर्म बन सकती है, या तो प्लांट टॉल हो सकता है और या प्लांट ड्वार्फ हो सकता है। ऑलराइट, एक ट्रेट की 2 फॉर्म, 2 ट्रेट की 4 फॉर्म, 3 ट्रेट की 6 फॉर्म। ऑलराइट, तो अपने यहाँ एनसीईआरटी के अंदर मैक्सिमम अपने को 2 ट्रेट दिए गए हैं, 2 ट्रेट, और ये 2 ट्रेट वाला है डाई हाइब्रिड क्रॉस है, तो ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, 3 मार्क्स में ये नहीं पूछता, ये बड़ी क्लासों में बड़े मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मुझे को लग रहा है कि यहाँ से आपको वो पूछ सकता है। ऑलराइट, एक ट्रेट की कितनी फॉर्म, 2 फॉर्म, 2 ट्रेट की कितनी फॉर्म, 4 फॉर्म। लाइक मैं बात करूं कलर के बारे में बात करूं, और हाँ साथ में आपको ये भी याद रखना है कि ये जो फॉर्म है ना, जैसे मैं हाइट के बारे में बात कर रहा हूं, तो अफन जनरेशन के अंदर जो डोमिनेंट कौन रहता है और कौन रेसेसिव रहता है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं हाइट की, हाइट क्या है, एक ट्रेट है। ओके, तो हाइट एक प्लांट की, एक प्लांट टॉल हो सकता है या ड्वार्फ हो सकता है। इसके बाद में बीच वाला कुछ नहीं होगा कि थोड़ा सा बड़ा और छोटा थोड़ा सा ड्वार्फ, नहीं, बस एक ट्रेट 2 फॉर्म, एक ट्रेट और 2 फॉर्म। ऑलराइट, एक ट्रेट और 2 फॉर्म। तो आपको इनके सिंबल देके भी पूछ सकता है कि प्लांट हैविंग
एक प्लांट हैविंग टॉल इन साइज, ए प्लांट हैविंग शॉर्ट इन साइज। तो टी के लिए इन्होंने डिनोट किया है कि ये प्लांट टॉल है, और ड्वार्फ के लिए इनका स्मॉल टी से डिनोट किया है। ऑलराइट, हाँ मैं बात कर रहा था कलर की। तो एक बार मैंने देखा है, एक बार एग्जाम में आया हुआ है कि मेंडल साहब ने कलर ऑफ फ्लावर के बारे में बात कर रहा हूँ कि वायलेट और व्हाइट कलर के प्लांट के बीच में क्रॉस करवाया। ए प्लांट हैविंग वायलेट कलर ऑफ फ्लावर एंड अदर प्लांट हैविंग व्हाइट कलर ऑफ फ्लावर, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया। तो बताइए फर्स्ट वन जनरेशन के अंदर जो प्लांट मिला था उसके अंदर फ्लावर का कलर कौन सा डोमिनेट रहा, वायलेट या व्हाइट? याद रखना वायलेट, याद रखना वायलेट। ऑलराइट, ओके, जब वो वायलेट के अंदर सेल्फ क्रॉस करवाएगा, ओके, या फिर सेल्फ क्रॉस या फिर क्रॉस करवाएगा, तो अगली जनरेशन के अंदर ये ट्रेट आ जाएंगे। तो आपको डोमिनेंट फर्स्ट जनरेशन वाला ही देखना है। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, और यहाँ मैं 1 मार्क्स की क्वेश्चन के बारे में बात करूँ ना, आपका ये एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज के अंदर आपका इनका जीनोटाइप और आपका ये फिनोटाइप का रेशो पूछ सकता है, रेशो पूछ सकता है। तो सर व्हाट डू यू मीन बाय जीनोटाइप एंड फिनोटाइप? जीनोटाइप और फिनोटाइप का मतलब क्या होता है सर? स्टूडेंट्स ध्यान देना, जीनोटाइप और फिनोटाइप। फिनोटाइप एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक आदमी बाहर से कैसे दिखता है, एक प्लांट बाहर से कैसे दिखता है, या टोल है या ड्वार्फ है, वो उसका क्या है? फिनोटाइप है। और जीनोटाइप ये बॉडी का इंटरनल जीन स्ट्रक्चर है, जीनी स्ट्रक्चर है, उसके बारे में आपको पूछेगा। तो एक एग्जांपल से हम समझेंगे और आप आसानी से उनका रेशो बता सकते हो, जीनोटाइप और फिनोटाइप। फिनोटाइप जैसे एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है, आप इनको देख के बता सकते हो कौन सा प्लांट टोल है। तो ये प्लांट क्या है? टोल है। टोल इसका क्या है? जीनोटाइप या फिनोटाइप? नो, इनका फिनोटाइप है। जीनोटाइप ये है, इसका टोल है। तो टोल प्लांट के लिए बड़ा टी या कैपिटल टी आता है, ये इसका जीनोटाइप। ऑलराइट, ये प्लांट क्या है? क्या है? ये शॉर्ट है, तो शॉर्ट के लिए ये भी आ सकता है, सॉरी शॉर्ट के लिए ये आ सकता है, ये इसका जीनोटाइप। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ऐसे आपको F1 और F2 का जीनोटाइप और फिनोटाइप पूछ सकता है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनने की ज्यादा संभावना है। आगे बढ़ते हैं, और इसके अंदर एक और ये आता है कि फिनोटाइप और जीनोटाइप हो गया, और आपको पूछेगा कि F1 जनरेशन और F2 जनरेशन का आप जीनोटाइप और फिनोटाइप बताइए। तो स्टूडेंट्स एक छोटे से एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ गया और आपको ये बोल दिया कि एक टॉल प्लांट है, टॉल प्लांट है, और टॉल प्लांट के लिए उन्होंने क्या बता दिया, उनका इनको सिंबलाइज कर दिया। ऑलराइट, उनका जीनोटाइप बता दिया कि बड़ा टी और बड़ा टी है, और एक शॉर्ट प्लांट है, शॉर्ट प्लांट के लिए इनका स्मॉल टी है। 2 प्लांट है। ऑलराइट, ये प्लांट ये रहा, एक प्लांट ये रहा, ये टोल है। इन दोनों के बीच में क्या करवाया? क्रॉस करवाने के बाद, क्रॉस तो समझ रहे हो ना, पीछे हमने फ्लोरिंग प्लांट के अंदर पढ़ा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू सिग्मा, वहां पे पढ़ा था। यदि सेम प्लांट है, उसी में स्टिग्मा और इसी में एंथर है, तो वो क्या हो गया? सेल्फ पॉलिनेशन। यदि 2 डिफरेंट प्लांट है तो वहां क्या हो गया? क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये 2 डिफरेंट प्लांट है, तो यहाँ पे क्या हो गया? क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, इनका क्रॉस करने के बाद जो ये अपने को प्लांट मिले, ये प्लांट मतलब ये फर्स्ट वन जनरेशन, क्रॉप्स काटने के बाद जो हार्वेस्ट करते हैं, फिर उनके सीड निकलती है, वो F1 होती है। उनको ग्रो करेंगे आगे, फिर आगे प्लांट बनेंगे, वो उसकी F2 होती है। वो आगे ग्रो करेंगे, उसकी वो F3 होती है। हम है ना, हम अपने पेरेंट्स की F1 है, फर्स्ट जनरेशन है। ऑलराइट, तो ये F1 आ गई। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये बड़ा टी, ये पेरेंट प्लांट के बारे में बात कर रहा हूँ, ये पेरेंट प्लांट है। ओके, जब इनका क्रॉस होता है तो ये इनके जीन है वो सेपरेट हो जाते हैं, ऐसे होगा बड़ा टी, छोटा टी और ये छोटा टी। अब इनको क्रॉस करवाना, आपको ऐसे क्रॉस करवाना है, इसका इन दोनों के साथ, और ये इनका भी इन दोनों के साथ। सो फाइनली जो इनका F1 जनरेशन मिलती है वो इस प्रकार की बनती है, बड़ा टी, छोटा टी, बड़ा टी और छोटा टी, बड़ा टी और छोटा टी।
बड़ा टी और छोटा टी। ये है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में आपको पूछ लेगा ये सारे प्लांट किस टाइप के हैं, ये सारे प्लांट किस टाइप के। स्टूडेंट याद करना, याद रखना, ये भी एक प्लांट है ना जो कैपिटल टी से शो कर रखा है, ये भी टॉल प्लांट है, ये भी टॉल प्लांट है। और लेकिन प्लांट टॉल कैसा, प्योर टॉल प्लांट, प्योर टॉल प्लांट। ध्यान देना, यदि एक कैपिटल टी है और एक शॉर्ट टी है, ये प्लांट भी टॉल है लेकिन ये इम्प्योर टॉल प्लांट है, इम्प्योर टॉल प्लांट है। इसके साथ देखो ये स्मॉल टी है और एक कैपिटल टी है। तो फर्स्ट वन जनरेशन के अंदर जो मैं बात कर रहा हूँ ट्रेट का, जो टॉलनेस है, टॉलनेस मैंने कहा ना हाइट के बारे में बात करेंगे तो टॉल और ड्वार्फ। तो पहले जनरेशन के अंदर जो टॉलनेस है प्लांट का, उनके जीन है वो ज्यादा डोमिनेट होंगे। तो पहले जनरेशन के अंदर अपने को सारे प्लांट मिलेंगे कैसे, टॉल। सारे प्लांट कैसे मिलेंगे, टॉल। ध्यान देना, एक बड़ा टी है और एक छोटा टी है, तो इसमें बड़ा टी ज्यादा डोमिनेट होगा और इसलिए प्लांट के जो हाइट दिखाई देगी वो टॉल दिखाई देगी। ऑलराइट, लेकिन ये इम्प्योर टॉल है। फिर यहाँ से आपको पूछेगा इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप बताइए। तो जीनोटाइप स्टूडेंट्स, जब आपको जीनोटाइप फाइंड करना होगा तो ये जो लेटर दिखा रखे ना, लेटर, बस उनको देखना है। देखो बड़ा टी छोटा टी, 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 4 प्लांट है और चारों के 4 सेम है। तो हम बोल सकते हैं 4:0। तो सारे प्लांट क्या है, टॉल, इम्प्योर टॉल है। और फिनोटाइप के बारे में बात करें तो क्या है, सारे प्लांट टॉल है, तो 4:0। अब यहां से जो प्लांट बने, ये मिला है अपने को प्लांट, सारे एक जैसे हैं। इन प्लांट का क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉस करवाया, तो अप टू जो जनरेशन बनेगी उनका जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसे होगा, तो वो आपको अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। तो अप टू के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, जनरली आपको अप टू का जीनोटाइप और फिनोटाइप पूछता है। तो अप टू में अपने राइट नाउ अपने लिए पेरेंट प्लांट क्या हो गई, ये हो गई, अपने लिए पेरेंट प्लांट ये हो गए। ऑलराइट, तो ये सेपरेट होंगे, बड़ा टी और ये छोटा टी, बड़ा टी और ये छोटा टी। ऑलराइट, अब यहाँ पे क्रॉस, ये पहला टी है, इन दोनों के साथ क्रॉस होगा, ये पहला टी है, इन दोनों के साथ क्रॉस होगा। अब ये हो गया, अब इसको करो, अब इनको करो। ये देखो कितने प्लांट हो गए, 4 प्लांट। और ये जनरेशन कौन सी है, ये बोलूं तो ये पेरेंट प्लांट है, लेकिन पीछे से हम बात करें तो ये F1 है और ये क्या हो गई, F2 हो गई। और F2 का यहाँ पे आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप पूछ लेता है और इसलिए ये आपका स्किल बेस्ड 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। तो बात करें यहाँ पे बड़ा टी और ये बड़ा टी और बड़ा टी, छोटा टी, बड़ा टी और छोटा टी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पूछेगा ये आपकी अप टू जनरेशन ऑफ, आपको हम फिलियल भी बोल सकते हैं, फिलियल, अफ और फिलियल। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनों टी सेम है, इसका मतलब ये प्लांट टॉल है। तो पहले अपने को फाइंड करना है इसका फिनोटाइप को मैं आपसे डिनोट कर देता हूँ। फिनोटाइप में बस ये बताना पड़ता है कि प्लांट टॉल है या ड्वार्फ है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी। ओके, यदि बड़ा टी के पास छोटा टी है तो भी प्लांट क्या होगा, टॉल। और अपने पास सारे प्लांट कितने, 4, तो 4 में से 3 प्लांट क्या है, टॉल और एक प्लांट क्या है, ड्वार्फ। दोनों टी शॉर्ट है, तो 3:1 इसका क्या हो गया, फिनोटाइप। और ये कैसा है, टॉल, इम्प्योर, और ये क्या है, ड्वार्फ। तो ये आपका रेशो हो गया 3:1। सो कई बार आपको पूछ लेता है कि आप जनरेशन के अंदर फिनोटाइप का रेशो क्या रहेगा, तो एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑलराइट, और यदि आपको पूछ ले इनके साथ इनका जीनोटाइप क्या होगा, तो जीनोटाइप में मैंने आपको कहा जीनोटाइप को पहचानने के लिए इनको लेटर को देखना है, सभी को, इन सभी लेटर को देखना है। ओके राइट स्टूडेंट्स, बड़ा टी कितना है, कितने टाइप के प्लांट है यहाँ पे, बड़ा टी एक, बड़ा टी छोटा टी एक ये रहा, और ऑलराइट एक ही है, बड़ा टी छोटा टी एक ही है। और इधर देखो बड़ा टी 2 स्टूडेंट्स, एक ये रहा और एक ये रहा। ऑलराइट, बड़ा टी 2 है और बड़ा टी छोटा टी 1 है, और इसके बाद में बचता है छोटा टी। इनका रेशो 1 है, तो इनका रेशो क्या हो जाएगा, 1:2:1। ऑलराइट, इसको आपको ऐसे लिखना है 1:2:1। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो 3 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और आपको सिंबल देगा, जरूरी नहीं है कि टोल के लिए टी आएगा, वो टोल के लिए बोल देगा कुछ बोल देगा, वो टोल के लिए बोल देगा जेड है। तो आपको इस प्रकार से सेपरेट करना होगा। जैसे सीड का जो शेप होता है ना, राउंड के लिए आर, रिंकल के लिए छोटा, ओके,
और येलो के लिए बड़ा वाई, व्हाइट के लिए छोटा वाई। ऑलराइट, ये सिंबल दिए हुए, इनके हिसाब से आपको ऐसे लीनियर या फिर लाइन डायग्राम बनाना है, F1 और F2 को शो दिखाना है और उसके बाद में इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप बताना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने पढ़ा हेरिडिटी के बारे में और 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आने की ज्यादा संभावना रहेगी। ऑलराइट, और चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ इवोल्यूशन, ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। यहाँ से मैंने आपको बताया था ना कि होमोलॉगस ऑर्गन, होमोलॉगस ऑर्गन, होमोलॉगस 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 ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन के अंदर आपको क्या पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है। और एक डिफरेंस क्या आएगा, जो ट्रेट के बारे में, एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट के बारे में आपको डिफरेंस पूछ सकता है। लेकिन यहाँ 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो स्किल बेस्ड आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 2+1 की फॉर्म में, 2+1 की फॉर्म में। तो 2+1 की फॉर्म में स्टूडेंट्स, यहाँ जो मेंडल साहब की जो लॉ गया है, ये जो लॉ दिए हुए है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मैंने कहा कि F1 और F2 का उसका जीनोटाइप और फिनोटाइप आपसे पूछेगा, तो यहाँ से बनने की संभावना ज्यादा है हेरिडिटी में। और लास्ट ईयर जो 2022 में आए क्वेश्चन थे, उन्होंने यहाँ से भी ले लिए और यहाँ से भी ले लिए। ऑलराइट, थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, डायग्राम तो इस साल शायद नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको होमोलॉगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन के डायग्राम को थोड़ा प्रैक्टिस करना है। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स ये था अपना चैप्टर और ये सुपरफास्ट रिवीजन की सीरीज में अपना बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर था। ऑलराइट, एंड डोंट वरी, ये आसान सा चैप्टर है, 4 मार्क्स का है, यू इजिली कैन गेट 4 आउट ऑफ 4। और आगे हम पढ़ेंगे फिजिक्स, आगे हम पढ़ेंगे फिजिक्स और फिजिक्स के चैप्टर पे थोड़ा सा टाइम लगाएंगे क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल है और रे डायग्राम है। जनरली बच्चे रे डायग्राम के अंदर गलतियां करते हैं, लेकिन आई एम 100% श्योर जो भी प्रैक्टिस यहाँ पे बोर्ड पे करवाई जाएगी, जो भी आपको बताया जाएगा, वो अक्सर एग्जाम में छप जाता है। तो आपने ऑलरेडी सारे चैप्टर पढ़ रखे हैं, लेकिन ये एग्जाम का टाइम है और ये सुपरफास्ट रिवीजन आपकी बहुत हेल्प करेगा। जो भी यहाँ बताया जाता है प्लीज उन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। तो याद रखना, अगले अपने 4-5 चैप्टर हैं अपने फिजिक्स के होंगे और उनको थोड़ा मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, फिजिक्स के लिए आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट लाइक न्यूमेरिकल और फॉर्मूले, लाइट वाला चैप्टर है अपना, लाइट वाला और इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं। ओके, और लाइट वाले चैप्टर से अपने को एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा जो और के अंदर मिलेगा। ऑलराइट, और 4 मार्क्स में आपको मोस्टली यही पूछा जाता है, या तो आपको मिरर दे देगा या फिर आपको लेंस दे देगा और यहाँ से एक न्यूमेरिकल बन जाएगा, फिर हो सकता है तो साथ में इनका रे डायग्राम पूछ सकता है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट जॉब इन योर स्टडी। 20 तारीख से आपके एग्जाम है, सो आई विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम। ओके, इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।